तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 का ये सीजन जो कि शुरू हुआ था कोयम्बटूर से, उसके बाद उसके बाकी के मैचेस खेले गए जाकर के सलेम के अंदर, उसके बाद तीसरा स्टेज वहां पर खेला गया तिरुनेलवेली के मैदानों पर। लेकिन अब फिलहाल ये टूर्नामेंट आ चुका है अपने आखिरी मैदान पर, जो कि होगा चौथा मैदान इस पूरे टूर्नामेंट का, जिसका नाम है एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, जो कि है काफी हद तक डिंडीगुल नाम के शहर में। तो वहां पर पिच रिपोर्ट कैसी होगी, किस तरीके का पिच वहां पर रिएक्ट करती है, सिमिलर उसी तरीके की पिच होगी जैसे कि अभी तक हमको देखने को मिली है बाकी ग्राउंड्स पर, या यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने आपको मिलेगा। लेकिन जो भी देखने को मिलेगा उसको तो पिच रिपोर्ट में हम देखेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें जो दो टीमें आज के इस मैच में आपस में भिड़ेंगी, मैच नंबर 25 के अंदर तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के अंदर इस सीजन में, वो टीम एक होगी चेपॉक सुपर गिलीज की, जिसने अपने 6 के 6 मुकाबले इस पूरे सीजन के जीते हैं और ऑलरेडी ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए। तो निश्चित तौर पर इनका तो लीग स्टेज का आखिरी गेम है, लेकिन उतना ज्यादा अगर हम देखें तो बहुत जरूरी गेम इनके लिए है नहीं। लेकिन फिर भी चैंपियन टीम है तो जीतने की कोशिश तो करेगी। वहीं पर जो दूसरी टीम है सीचे मदुरई पैंथर्स की, ये टीम भी 6 मुकाबले खेल चुकी है, आखिरी मुकाबला इनका लीग स्टेज का है और ये टीम टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्या, बाहर हो ही चुकी है, आप इसको कह सकते हैं। ऑफिशियल वो चीजें है नहीं, क्योंकि कई सारा गुड़ा गणित होता है, तो वो चीज आज के मैच से तय हो जाएगा। और ये टीम जो 6 मुकाबले खेली है उसमें से केवल 2 मुकाबले जीती है, बाकी चारों मुकाबले हारी है। और पिछले 2 मुकाबले तो बैक टू बैक ये टीम हार करके यहां पर पहुंची है। और जब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के खिलाफ आज के इस मैच में भिड़ेगी उसी एनपीआर कॉलेज ग्राउंड के मैदान पर, जो कि डिंडीगुल नाम के शहर में है, जिसके बारे में अभी आपको मैंने मेंशन किया भी था। मैच होगा 28 जून को शाम को 3:15 बजे से, मतलब आज डबल हेडर है, 2 मुकाबले बैक टू बैक खेले जाएंगे, तो ये एक दिन का मैच होगा। ये भी चीज ध्यान देने वाली जरूरत है। लेकिन उसमें पिच रिपोर्ट की बात करें, जहां पर यह मैच खेला जाएगा एनपीआर कॉलेज ग्राउंड के मैदान पर, जो कि डिंडीगुल के अंदर है, वहां पर आखिरी 4 मैच जो पिछले सीजन के खेले गए थे उसमें एक बार फिर से उसी तरीके का रिजल्ट आप देखेंगे जैसा कि इस सीजन के अंदर अभी तक के खेले गए मैदानों पर आपने देखा है। प्रॉपर जहां पर बैटिंग सेकंड करना काफी हद तक एक प्रेफरेंस होता है किसी भी टीम का, जिसमें स्पिन को इन आखिरी 4 मैच में 20 विकेटें मिली है, तो पेस को केवल 19 विकेटें मिली है और उसमें 11 विकेटें पहली इनिंग में, 8 विकेटें सेकंड इनिंग में। स्पिनर्स का गेम यहां पर काफी हद तक सुधार होता चला गया है। सेकंड इनिंग के अंदर 6 विकेटें पहली इनिंग में, 14 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो पिच तो आपको काफी हद तक सिमिलर सी देखने को मिल रही है, आंकड़े काफी हद तक सिमिलर से देखने को मिल रहे हैं जैसा कि हमने बाकी के मैदानों पर देखा था तिरुनेलवेली को छोड़ करके। लेकिन अगर आप मैचेस के स्कोर कार्ड पर जाकर के देखेंगे तो यहां पर आपको एक डिफरेंस दिखाई पड़ेगा कि यहाँ की जो पिच है बाकी जो मैदानों की पिचेस थी उनसे ज्यादा बेहतर, बैटिंग के लिए बेहतर होती है और साथ ही साथ यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प भी थोड़ा सा ज्यादा होती है। अगर हम बाकी मैदानों की तुलना में अगर आप देखें स्पेसिफिकली बैटिंग सेकंड, बॉलिंग सेकंड करते हुए, तो यही एक डिफरेंस है। बाकी पिच काली मिट्टी की ही आपको पॉसिबली देखने को मिलेगी, जहां पर बैटिंग करना ज्यादा बेहतर आसान होगा। और वैसे भी पहला मैच है तो फ्रेश और फ्लैट ट्रैक यहां पर देखने को मिलेगी, तो रन्स तो यहां पर बनने की पूरी उम्मीद है। और उसमें वेदर का भी एक फैक्टर होगा, यह देखना जरूरी होगा कि क्या आसमान में बादल होंगे या धूप होगा। धूप निकला रहेगा तो पहली इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर डेथ ओवर्स में जाकर के तेजी से रन बना पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो कि गेंद बल्ले पर थोड़ा सा फंस करके आएगी। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, फ्लड लाइट्स जलेंगी, तो जो एक सीन क्रिएट होता है पिच के ऊपर और वो स्किड कराता है गेंद को बल्ले के ऊपर, तो गेंद जो है बल्ले पर तेजी से आना शुरू होती है, रन बनाना आसान हो जाता है। तो निश्चित तौर पर इसी वजह से वेदर कैसा भी हो, ओवरऑल ये सेकंड इनिंग के बैटिंग को फेवर करेगा, ये बात काफी हद तक पक्की है। बाकी स्कोरिंग आप यहां पर देख सकते हैं, 191 का स्कोर यहां पर डिफेंड हुआ था पिछले सीजन में जो फोर्थ लास्ट मैच खेला गया था। 182 का स्कोर सेकंड इनिंग में बना था 8 विकेट के नुकसान पर। स्पिनर्स का ही ओवरऑल डोमिनेशन था, पावर प्ले में जम के रन बने थे। यहां पर 136 के स्कोर पर एक टीम ऑल आउट हो गई, जिसको चेज करते हुए 138 रन बनाया गया 6 विकेट के नुकसान पर। यहां पर भी स्पिनर्स का डोमिनेंस देखने को मिला। और यहां पर देखेंगे तो 200 का स्कोर चेज हो गया, यहां पर तो बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट स्पिन को ही मिली। और यहां पर 158 का स्कोर चेज हुआ, यहां पर कुछ हद तक पेसर्स ही गेम में दिखाई पड़े। तो ओवरऑल इस पर भी बात डिपेंड करेगा ना कि किस टीम के पास कितनी क्वालिटी ऑफ स्पिन बॉलिंग है, और सामने की टीम की जो दोनों टीमें हैं बेसिकली उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो स्पिन को खेलती कैसा है, और किस टीम की बैटिंग सेकंड होने वाली है या बॉलिंग पहली इनिंग की सेकंड इनिंग की होने वाली है। ये सारी चीजें जो देखनी होंगी वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बाकी पिछले खेले गए मैचेस के बेसिस पर जो हमने पिच रिपोर्ट को समझा या पिच को जो समझा वो तो काफी हद तक आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो ये देखना कि एक्चुअली जो पिच मिलेगी आज के इस मैच के लिए वो है कैसी, कंडीशंस कैसी हैं, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा टॉस के बाद। और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर के लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, या
कमेंट बॉक्स में जाइए, सबसे टॉप पर जो सबसे ऊपर पहला वाला पिन कमेंट मिलता है, वहां पर भी लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसको भी क्लिक करके वहां से भी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की, जो पॉसिबली आज की इस मैच में होगी चेपॉक सुपर गिलीज की टीम की तरफ से, जो कि पिछले मैच में भी खेली थी। जहां पर अगर आप देखें बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है, और बॉलिंग की खास करके बात करें तो अभिषेक तंवर आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे, विजय शंकर पूरे 4 ओवर करेंगे, शिलाम रासन ने पूरे 4 ओवर के पिछले वाले मैच में, प्रेम कुमार तो हर मैच में 4 ओवर कर ही रहे हैं, ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि विकेटें भी निकाल करके दे रहे हैं। बाकी औसिक श्रीनिवास हो गए, रोहित सुथार जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पिछले मैच में खेले थे, इन्होंने अगर आप बात करें तो 2-2 ओवर करे थे, जिसमें से रोहित सुथार ने तो 20वां ओवर भी किया था और उसमें विकेट भी लेकर के गए थे। तो रोहित सुथार पर दिमाग लगा करके ध्यान लगाना है आपको। बाकी शिलाम रासन, प्रेम कुमार और अभिषेक तंवर ना सिर्फ पिछले मैच में 3-4 ओवर करते दिखाई पड़े थे, उसके पहले भी लगातार 4-4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी बेंच पर जो ऑप्शन है उनके नाम आप देख सकते हैं, इसमें लोकेश राज है, स्वप्निल सिंह है जो खेलते भी रहे हैं, हो सकता है आज इनको मौका मिले, लेकिन हो सकता है कि किसी बेंच के बाकी प्लेयर को भी मौका मिले, तो उनके बारे में भी आगे सारी चीजें डिस्कशन होंगी। तो जो अगर चेंज होगा तो उसके बारे में भी टेलीग्राम पर भी आपको मैं बता दूंगा दोबारा, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन है ही, जिसमें शुरुआत करेंगे हम करियर स्टैट्स से। लेकिन ये जो करियर के स्टैट्स हैं वो केवल तमिलनाडु प्रीमियर लीग के हैं और इस सीजन के 2025 के इस सीजन के शुरू होने के पहले के हैं। मतलब यहां से आपको पता चलेगा कि इस टीएनपीएल 2025 के पहले यहां पर खेलने का क्या एक्सपीरियंस रहा है इन सारे के सारे चेपॉक के प्लेयर्स का, जिसमें से आप देखेंगे आसिक के इसके पहले कोई भी टीएनपीएल मैच नहीं खेले थे, और इवन अगर आप देखेंगे तो दिनेश राज भी नहीं खेले थे। बाकी एन सुनील कृष्णा इसके पहले टीएनपीएल में नहीं खेले थे, लेकिन टी20 और डोमेस्टिक में 4 मैचेस खेल चुके थे, 89 रन बना चुके थे, 8 विकेट ले चुके थे। इसके साथ साथ रोहित सुथार भी इसके पहले केवल 2 डोमेस्टिक टी20 मैच खेले थे, 4 विकेट ले चुके थे, लेकिन जो पिछला मैच खेला इन्होंने डेब्यू किया टीएनपीएल के अंदर। और बाकी प्लेयर तो खेले हुए हैं, तो उनके भी आंकड़े आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद इस सीजन में क्या परफॉर्मेंस हुई है अभी तक के खेले गए 6 मैचेस में, जिसमें जो भी प्लेयर जितने भी मैचेस खेला है उसके आंकड़ों के बेसिस पर कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, उसको देखने के लिए अगर आप यहाँ पर आए तो आसिक के ने तो काफी बढ़िया ओवरऑल परफॉर्मेंस दे रखी है। अगर आप देखें तो पहली इनिंग की बैटिंग करते हो, यहाँ पर जो आप स्कोरिंग देखेंगे ना, पिछले 6 मैचेस में से जितने भी मैचेस खेले हैं प्लेयर्स, उसमें एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, और वो होगा ये वाला इंडिकेशन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वाला, जहां पर आपको ये यहाँ पर एक जगह पर लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ये 5 रन के साथ, यहाँ पर 12 रन के साथ, यहाँ पर 54 रन के साथ। और ये जो इंडिकेशन है ना, जो रनों के साथ आपको लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, वो बताता है कि वो पहली इनिंग की बैटिंग की स्कोरिंग है। लेकिन जहां पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है, इस 56 रन के साथ, इस 35 रन के साथ, इस 2 रन के साथ, वो बताता है कि वो सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान स्कोर किया गया है। वो चीज आपको हर एक बैटर के साथ दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन अगर किसी बॉलर के उस आंकड़े के साथ वो आइकन लगा दिखाई पड़े, जैसे प्रेम कुमार का ही एग्जांपल अगर आप ले लें, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करी पिछले 2 मैच में खास करके, तो ये जो 3 विकेट है, ये जो 2 विकेट है, ये जो 1 विकेट है, ये पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान इन्होंने लिया है। इंडिकेशन आपको क्लियरली वो चीज बताता है। लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई विकेट नहीं है, यहाँ पर कोई विकेट नहीं है, लेकिन पिछले मैच में 3 विकेट लेकर के गए। तो ओवरऑल ये चीज यहाँ से क्लियर होता है कि चाहे आसिक के की हम बात कर लें, चाहे हम बात कर लें यहाँ पर प्रेम कुमार की, मैटर नहीं करता कि किस इनिंग की बॉलिंग है, लेकिन एक चीज क्लियर ये भी आपको करके चलनी है कि जो प्रेम कुमार नाम के बॉलर हैं, जब पिचेस फ्रेश होती हैं, पहली इनिंग की बॉलिंग होती है, तब वहां पर ये ज्यादा सूटेबल होते हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में पिछले वाले मैच में जरूर 3 विकेट लिया, जो कि काफी वेर एंड टेयर वाली पिच थी, बड़ा स्कोर इन लोगों ने खड़ा भी कर दिया था, सामने की टीम की बैटिंग उतनी अच्छी थी नहीं, तो वो चीज भी काफी हद तक एक मैटर करने वाली चीज है। तो प्रेम कुमार जो कि पूरे 4 ओवर करते हैं, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस देते रहे हैं। आसिक के जिनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी आई, अगर आप देखें तो 2 हाफ सेंचुरी है 6 मैचेस में, तो दोनों किसी भी इनिंग की बैटिंग हो या बॉलिंग हो एक पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। ये चीज हमको आंकड़े देख करके पता चलती है। बाकी मोकित हरिहरन की बात कर लें तो इनकी परफॉर्मेंस काफी एवरेज ही रही है, बाकी किस इनिंग में क्या रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं। बाबा अपराजित एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ना सिर्फ पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान स्कोरिंग करी है, इवन सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान भी जबरदस्त पारियां खेली इन्होंने, तो इनको भी लेकर के कोई डाउट नहीं है। विजय शंकर को भी लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। विजय शंकर के साथ एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कप्तान है, बस कप्तान बनाते टाइम कप्तान ये आपके तभी होने चाहिए जब पहली इनिंग की बॉलिंग हो, सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, वरना आप इनको इसके उल्टा होता है तो वाइस कप्तान ही बनाइएगा, कप्तान तब आप बाबा अपराजित को कर दीजिएगा। यही एक चीज आपको ध्यान देनी होती है। बाकी नारायण जगदीशन की बात करें तो इस सीजन में खेले गए कुल टोटल 6 मैचेस जो हुए, जिसमें इनको 4 बार बैटिंग करने का मौका मिला, उसमें एकमात्र इनकी जो हाफ सेंचुरी आई वो सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान थी। स्टिल इनके बारे में आपको ये कतई नहीं सोचना है कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में ही टीम में रखें, ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है या मेरा प्रेडिक्शन होता है इनको लेकर के, हमेशा इनको मैं टीम में रखता भी हूं। अभिषेक तंवर की बात करें तो
इनको भी इनकी भी परफॉर्मेंस इनिंग को देख करके कभी भी नहीं आई है। अगर आप देखें तो पहली इनिंग के दौरान तो शानदार बॉलिंग करके विकेटें निकाली ही हैं। सेकंड इनिंग के दौरान भी अगर आप देखें तो इनको खूब विकेटें मिली, हालांकि पिछले मैच में विकेटलेस गए थे, तो ये भी एक 100% सेफ चॉइस है किसी भी इनिंग की बैटिंग बॉलिंग के लिए। बाकी एन सुनील कृष्णा हो गए या दिनेश राज हो गए, इतने नीचे बैटिंग करते हैं कि स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में ये आते ही नहीं। और उसके बाद अगर बात करें बाकी खिलाड़ियों की, जिसमें रोहित सुथार ने पिछले मैच में 2 ही ओवर किए थे, 1 विकेट लेकर गए थे। उसके पहले 2 और टी20 मैचेस से खेले हुए 4 विकेट लेकर गए थे। ये काफी शानदार डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन है, तो निश्चित तौर पर इनको आप पिक तो कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जो हमने देखी पिछले मैच में कि केवल 2 ओवर इनसे कराया गया और उसमें भी 1 ओवर 20वां कराया गया, इस वजह से एक शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन तो बन जाते हैं, लेकिन रिस्की रहेंगे, ये बात पक्की है। बाकी सलाम रासन पूरे 4 ओवर करते हैं, परफॉर्मेंस भी काफी ठीक ठाक रही है एज ए बॉलर। अगर आप देखें तो 5 बार बॉलिंग की इस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने और टोटल 6 विकेटें ली हैं, जिसमें से 2 बार पहली इनिंग की बॉलिंग में 1-1 विकेट है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी काफी कामयाब रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन इन्हीं के जहां पर अगर आप चाहें रिस्क लेना तो रोहित सुथार को पिक कर सकते हैं। बाकी आर श्रीनिवास पिछला मैच खेले थे, कोई विकेट नहीं मिल पाया, उसके पहले भी ठीक ठाक सही फॉर्म में थे। स्वप्निल सिंह को मौके मिले थे, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी निकल करके आई नहीं। और साथ ही साथ लोकेश राज, इन्होंने तो बीच में एक बार 5 विकेट लिया था सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, और सेकंड इनिंग की बॉलिंग में यहाँ पर 1 विकेट लिया था, और ओवर्स भी केवल 2-2 ही कर रहे थे। केवल एक मैच ऐसा गया था जहां पर यहाँ पर देखेंगे विकेट नहीं है ना, तो 4 ओवर इन्होंने किए थे, अच्छी खासी पिटाई हुई थी। बाकी 2 और बेंच के प्लेयर्स उनके भी यहाँ क्लब देख करके रखिए, तो कौन से प्लेयर चेपॉक सुपर गिलीज की तरफ से अभी तक बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, उसकी बेसिस पर वो सीधे हमारी टीम में कौन कौन प्लेयर आएंगे, वो चीज तो यहाँ पर आपने समझी। कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स के बारे में आपने जाना, और इसको जानने के बाद ये भी आपने समझा कि कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहेंगे। फैंटेसी की टीम बनाते टाइम किसको हमको अपनी टीम में लेकर के चलना ही चलना है, और उसको देखने के बाद अगर आप आए हेड टू हेड के भी स्टैट्स देखें कि सामने सीचे मदुरई पैंथर्स के खिलाफ खेलते हुए क्या परफॉर्मेंसेज हैं, उसमें भी कुछ हद तक दिमाग लगाएं तो देखेंगे तो आसिक के तो खेले नहीं कभी मदुरई के खिलाफ, मोहित हरिहरन खेले 5 मैच 113 रन 28 के एवरेज है, नंबर्स ठीक ठाक है, खास करके सेकंड इनिंग की बैटिंग में। बाबा पराजित के 6 मैच 170 रन 28 के एवरेज है, 4 विकेट हैं। विजय शंकर के नंबर देखिए 2 मैच 75 रन है, 1 विकेट है। वहीं पर जगदीशन के आंकड़े देखें तो 9 मैच में 350 से ज्यादा रन है, 50 का एवरेज है। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि आपको जगदीशन बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भी आते दिखाई पड़ जाए, क्योंकि अगर आप इनका ओपनर 2 देखें ना तो वो काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं। बाकी अभिषेक तंवर के देखें तो 5 मैच में 7 विकेट हैं, 72 रन भी हैं। इसके बाद बात करें तो दिनेश राज और सुनील कृष्णा के नंबर्स तो जो है वो आपके सामने हैं, लेकिन ऑप्शन जो है ना सिलाम रासन 8 मैच 15 विकेट हैं, आर औसिक श्रीनिवास के 3 मैच में 4 विकेट हैं, लोकेश राज के भी 1 मैच में 1 विकेट है। लेकिन प्रेम कुमार हो गए, रोहित सुथार हो गए, ये लोग खेले हैं नहीं, लेकिन इसमें से किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये चीज तो आपको मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं, केवल यहाँ पर हम हेड टू हेड की स्टैट्स देख रहे थे। बाकी इस नए ग्राउंड पर, इस सीजन के लिए जो नया ग्राउंड है बेसिकली, इस पर क्या परफॉर्मेंस रही है वेन्यू पर, तो यहाँ पर भी आसिक के तो नहीं खेले, लेकिन मोहित हरिहरन के 4-5 मैच में 95 रन है, एक ही 43 का हाईएस्ट स्कोर बढ़िया आया है, बाकी के 4 मैचेस में चले नहीं है। लेकिन बाबा पराजित के आंकड़े धमाकेदार हैं। विजय शंकर एक ही मैच खेले हैं, आंकड़े खराब है, लेकिन स्टिल उस पर आप इनको जज कर नहीं सकते क्योंकि उस मैच में इनकी बैटिंग आई भी नहीं थी। इसके बाद नारायण जगदीशन के 18 मैच 722 रन है, कमाल के आंकड़े हैं। इवन अभिषेक तंवर के 20 मैच में 35 विकेट हैं, कमाल के आंकड़े इनके भी है। बाकी प्रेम कुमार भी यहाँ पर 1 मैच खेल चुके, 2 विकेट, और वो भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ले चुके हैं। बाकी सिलाम बरासन के 16 मैच में 20 विकेट हैं, आर औसिक श्रीनिवासन के 10 मैच में 8 विकेट हैं। और उसमें खास करके अगर आप देखें तो पहली इनिंग में भी नहीं चले, सेकंड इनिंग में भी नहीं चले हैं, और बाकी खिलाड़ियों के भी आंकड़े उतने बेहतर है नहीं कि उसके दम पर आप इन प्लेयर को लेकर के जाएं। तो काफी हद तक ये बात तो क्लियर है, फाइनल जो हमारा रहेगा ये कुल मिलाकर के जो टोटल आपको 6 प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनको लेकर के कोई डाउट नहीं है, ये सीधे हमारी टीम में आते हैं। और उसी में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सिलाम बरासन को लेकर के जाएंगे या रोहित सुथार को लेकर के जाएंगे, या दोनों के साथ भी आप जा सकते हैं, ये भी एक कंडीशन है। बाकी ये भी देखना पड़ेगा कि बैटिंग किस नंबर किस इनिंग की रहेगी, उसके बेसिस पर आपको आसिक के बारे में भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको टीम में लेना है या नहीं। उनको मैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में ही वैसे प्रेफर करूंगा, तो ये भी देखना पड़ेगा, वो तो हमको टॉस की ही बात पता चलेगा। लेकिन एक और जो चीज देखनी है वो है प्लेयर बैटल, जिसमें आप देखेंगे कि मोहित हरिहरन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी और ऑफ स्पिन बॉलिंग पर भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। आप देखें तो 92 गेंद पर 5 बार, 83 गेंद पर 7 बार आउट हो चुके हैं, रन भी नहीं बने इनसे। बाकी गुरजपनीत ने 4 गेंद पर बिना कोई रन दिए 1 बार आउट कर रखा है, केजी थमराई ने भी 5 गेंद पर 5 रन देकर के 1 बार आउट कर रखा है। बाकी आसिक के भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, 8 गेंद पर 8 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी विजय शंकर गुरजपनीत भी पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं, बाबा पराजित भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, ये बात क्लियर है। और इवन गुरजपनीत और सर्वनंद पर भी सस्ते में आउट हुए, लेकिन मुरुगन अश्विन को ठीक ठाक खेल के हैं, रन्स काफी, स्ट्राइक रेट काफी खराब है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर अभिषेक तंवर, एन जगदीशन, जो अगर ओपन करते हैं तो निश्चित तौर पर पेसर्स तो अच्छा खेलते हैं। मुरुगन अश्विन पर 3 बार आउट हो चुके हैं। बाकी स्वप्निल सिंह के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, अभिषेक तंवर के भी देख सकते हैं। तो स्पिन पर
ओवरऑल दिक्कतें तो हैं। तो सेकंड इनिंग की अगर सीएसजी की टीम की बैटिंग है तो वहाँ पर इनको दिक्कत हो सकती है। बाकी ये समझने के बाद आए दूसरी टीम की तरफ जो है सीचे मदुरई पैंथर्स का, तो उनका भी बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन अगर आप देखें जिसमें बॉलर किस-किस ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहे हैं, कितने ओवर कर रहे हैं, जिसको समझने के बाद ये बात आपको मैं बताऊँ कंक्लूजन के तौर पर तो गुरजपनीत हो गए, केजी थमराई हो गए और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कार्तिक मय्यप्पन प्लेइंग इलेवन के अंदर हैं, कार्तिक मय्यप्पन जनरली आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे, जो 12वें प्लेयर के रूप में यहाँ पर लिस्टेड हैं, किसी न किसी के यहाँ पर रिप्लेस होकर के आएँगे। तो इम्पैक्ट प्लेयर को स्मॉल लीग की टीम में लेना थोड़ा-सा रिस्की होता तो है। तो उस वजह से कार्तिक मय्यप्पन अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर है तो ही टीम में रखिएगा वरना मत रखिएगा। सरवनन लगातार 3 से 4 ओवर कर रहे हैं तो और साथ ही साथ मुरुगन अश्विन हो गए, शंकर गणेश हो गए, तो ये 3 जो बॉलर हैं इसमें से सबसे सेफ तो मुरुगन अश्विन ही है। हालाँकि पिछले मैच में केवल 2 ही ओवर किया था, लेकिन अभी आपने पीछे प्लेयर बैटल में देखा इनके आंकड़े बहुत अच्छे थे। बाकी गुरजपनीत और थमराई तो बेस्ट ऑप्शन है एज अ बॉलर और बाकी बेंच आपके सामने है जिसमें से अगर कोई प्लेयर खेलता है तो एक प्रथम विघ्नेश हैं जो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो रीसेंट फॉर्म भी देख सकते हैं जिसके दम पर हम समझेंगे कि कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे, जिसमें राम अरविंद जिनके ओपनर है या बी अनुरुद्ध सीताराम जिनके दूसरे ओपनर हैं, दोनों की परफॉर्मेंसेस देखें तो उसमें से राम अरविंद की पूरे सीजन के दौरान केवल 2 अच्छी पारियां आई हैं, एक बार पहले बैटिंग करते हुए, एक बार सेकंड बैटिंग करते हुए और उसमें भी जो हाईएस्ट स्कोरिंग का आया है इस सीजन का वो पहली सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान आया जहां पर इन्होंने 64 रन बनाए थे। पहली इनिंग की बैटिंग में 37 रन है, 18, 9, 1 और 14, तो वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई है। बाकी बी अनुरुद्ध सीताराम इन्होंने चाहे पहली इनिंग की बैटिंग रही हो, सेकंड इनिंग की बैटिंग रही हो, ओवरऑल ठीक-ठाक काम किया। पिछले 2 मैचेस में बिल्कुल नहीं चले हैं, तो दोनों ओपनर्स में से किसी के ऊपर भरोसा बंदा दिखाई पड़ता है ना, तो वो बी अनुरुद्ध सीताराम ही है। इसके बाद अजय चेतन ज्यादा एक्सपीरियंस इनको है नहीं खेलने का, अभी तक 2 बार मौका मिला है, बिल्कुल नहीं चले। एनएस चतुर्वेद जो एक्सपीरियंस प्लेयर तो हैं, लेकिन पहले 2 मैचेस में जहां पर एक बढ़िया बैटिंग करके आए थे, यहां पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और इनको मैं पिक भी करूंगा ना, तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में ही, चाहे बात कर लें माफ करिएगा राम अरविंद के, तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में इनको पिक करूंगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर एनएस चतुर्वेद की, तो ये पहली इनिंग की बैटिंग में एक बेस्ट ऑप्शन आज के इस मैच के रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ अतीकुर रहमान ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। इनका पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर थोड़ा सा वल्नरेबल है, कभी भी आउट हो जाता है, तो इनकी बैटिंग तो आती ही है और ये परफॉर्मेंस एज ए रन मेकर तो कम से कम करके देते हैं। 30 रन, 36 रन, 50 रन, 38 रन, अभी तक के खेले गए 6 में से 4 बार बढ़िया रन आपको दिखाई पड़ेंगे। इनका स्ट्राइक रेट का इश्यू होता है, लेकिन हमको उससे तो मतलब है नहीं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, हमेशा रहते हैं इस टीम की तरफ से एक सेफेस्ट ऑप्शन जिनको आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद मुरुगन अश्विन एज ए बॉलर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए सीजन में। अगर आप देखें तो पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट, उसके बाद लगातार 2 बैक टू बैक फ्लॉप मैचेस गए, फिर 1 विकेट लिया, फिर नहीं चले पिछले मैच में। तो रिस्की बहुत होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इनको आपको मिस नहीं करना इस मैच में भी, ये बात भी क्लियर कट आपको मैं बताता हूँ। बाकी शरद कुमार बहुत नीचे खेलते हैं, बैटिंग करने आते हैं, लेकिन ओवरऑल रन बना करके इन्होंने दिए हैं। लेकिन उसमें भी एक काफी हद तक फैक्ट ये है कि जैसा आपको मैंने कहा ना कि अतीकुर रहमान स्ट्राइक रेट पर ध्यान नहीं देते, अपने रन बनाते हैं, ठीक उसी तरह से शरद कुमार भी प्लेयर हैं। इन्होंने पिछले मैच में जो 37 रन बनाए थे ना, उसके लिए 37 गेंदें खेले थे। तो ये टी20 क्रिकेट में काफी हद तक टेस्ट क्रिकेट वाले फील देते हैं अतीकुर रहमान भी, शरद कुमार भी। बाकी सरवनन पूरे लगभग 4 ओवर की बॉलिंग अगर करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन तो है। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंसेस देखें तो 17 रन 1 विकेट, 7 रन कोई विकेट नहीं, 16 रन 2 विकेट, 12 रन कोई विकेट नहीं, 1 विकेट और 8 रन। तो ये चीज आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कितनी बॉलिंग करेंगे, तो रिस्की तो एक है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर, जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। बाकी गुरजपनीत एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, परफॉर्मेंस उतनी तगड़ी नहीं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप इनको मिस नहीं कर सकते और इवन ये बल्ले से भी अच्छे खासे रन बना देते हैं। शंकर गणेश ने पिछले मैच में खेला, विकेट लिया नहीं। बाकी के गौतम थमराई और कार्तिक मय्यप्पन ने पिछले मैचेस में 2-2 विकेटें चटकाई, जो पहले मैच में अपने फ्लॉप हुए थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि गौतम थमराई तो बेस्ट ऑप्शन होंगे जो कि पूरे 4 ओवर करके देंगे अगर खेलेंगे तो। बाकी कार्तिक मय्यप्पन अगर प्लेइंग इलेवन में हैं तो ही आप इनको पिक करिएगा और उसको तब पिक कर लीजिएगा मुरुगन अश्विन की जगह पर। लेकिन अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर के सब्स्टिट्यूट के ही तौर पर आने वाले होंगे तो उतने अच्छे ऑप्शन है नहीं। बाकी बेंच पर जो ऑप्शंस हैं उनके भी बारे में आप देख सकते हैं, उनका भी रिसेंट फॉर्म एक बार तो ओवरऑल क्लियर हो ही रही है कि ये टीम कमजोर है, इसी वजह से परफॉर्म भी नहीं कर पाई इस सीजन में। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो चेपॉक के खिलाफ राम अरविंद के 2 मैच में केवल 15 रन है, अनुरुद्ध सीताराम भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। इवन एनएस चतुर्वेद के 9 मैच में केवल 193 रन है, 24 के एवरेज है। तो सबसे बेहतर आंकड़े किसी के हैं तो एनएस
एनएस चतुर्वेद के ही हैं हेड टू हेड में एज ए बैटिंग यूनिट। और इवन अगर आप बात करें तो मुरुगन अश्विन के हालांकि 5 में से 7 विकेट एज ए बॉलर हैं, जो कि आपने प्लेयर बैटल में भी देखा था ना, ये काफी अच्छा इन्होंने परेशान किया है सामने वाली टीम के बैटर्स को। और उसके बाद आप बात हैं सर्वनन, जो कि 2 मैच में 47 रन बना चुके हैं, 2 विकेट ले चुके हैं, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी के गौतम थमराई के 4 मैच में 3 विकेट हैं, गुरजपनीत के 4 मैच में 2 विकेट, लेकिन स्टिल ये दोनों प्लेयर तो बेस्ट होंगे। और उसमें भी केजी थमराई तभी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो। बाकी हेड टू हेड के नंबर भी काफी निराशाजनक ही दिखाई पड़ते हैं मदुरई पैंथर्स की टीम की तरफ से, लेकिन उसको भी आगे बढ़ाते हुए वेन्यू पर आकर के देखें, जहां पर स्पिनर्स के लिए सेकंड इनिंग में थोड़ी सी हेल्प बढ़ती है। लेकिन अगर आप के गौतम थमराई के आंकड़े यहाँ पर देखें तो 9 मैच में केवल 6 विकेट हैं, लेकिन जैसा आपको मैं क्लियर कर भी चुका हूं कि पहली इनिंग की बॉलिंग में इनको मैं पिक करूंगा। प्रथम विघ्नेश, जिनके बारे में आपको मैंने प्लेइंग 11 के टाइम पर ही बताया था, एक अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर अगर खेलते हैं तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में आप इन्हीं को लेके जा सकते हैं, के गौतम थमराई को, लेकिन अगर ये प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो। बाकी आपके पास एस शंकर गणेश जो इस मैदान पर खेले नहीं, गुरजपनीत तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ही, जो ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा कर चुके हैं। सर्वनन भी एक अच्छे डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन है, ये भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, और निश्चित तौर पर इनको लेके जाना भी मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी शरद कुमार के आंकड़े बहुत ही खराब हैं। मुरुगन अश्विन के 13 मैच में 16 विकेट 142 रन भी है, और ये अच्छे यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। बाकी एनएस चतुर्वेद यहाँ पर बेहतर खेले हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बी अनुरुद्ध सीताराम के आंकड़े भी ओवरऑल ठीक ठाक है। तो जो प्रोटेक्शन हमारा बनता है निकल करके ना, वो बी अनुरुद्ध सीताराम को हमारी टीम में आने को डेफिनेट तौर पर सजेस्ट करेगा। मुरुगन अश्विन को आपको लेकर के जाना चाहिए। एनएस चतुर्वेद को भी आप लेके जा सकते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन इन्हीं की जगह पर आप चाहें तो या तो अतीकुर रहमान को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी गुरजपनीत को लेकर के कोई डाउट हमारे दिमाग में बनना भी नहीं चाहिए। कार्तिक मय्यप्पन के बारे में आपको बता चुका हूं कि अगर प्लेइंग 11 में तो इनको पिक करना है, केजी थमराई को लेना तभी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है। तो टीम तो कमजोर मदुरई की ही दिखाई पड़ रही है, फेवरेट यहाँ पर चेपॉक की ही टीम है। बाकी मदुरई के बैटर्स की वीकनेस को भी देख लें तो राम अरविंद 2 बार आउट हो चुके हैं, विजय शंकर पर 6 गेंद पर 11 रन बना करके। बाकी बी अनुरुद्ध शिलाम रासन पर एक बार अभिषेक तंवर पर, अभिषेक तंवर को काफी बढ़िया खेले हैं। एनएस चतुर्वेद लेग स्पिन पर फंसते हैं, अभिषेक तंवर पर एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी अजय चेतन भी ऑफ स्पिन पर फंसे हैं, एक ही बार 5 गेंद पर बिना कोई रन बनाए। और बाकी यहाँ पर अतीकुर रहमान और शरद कुमार जो ऐसे प्लेयर जो T20 फॉर्मेट में भी टेस्ट मैचेस की फीलिंग देते हैं, इनके भी क्या आंकड़े हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये चीज तो क्लियर है कि चेपॉक की टीम ही फेवरेट है आज के इस मैच को जीतने के लिए। तो उन्हीं की टीम की तरफ से कप्तान वाइस कप्तान के ही आपको कॉमन और फेवरेट ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जिसमें मुरुगन अश्विन भी है, अभिषेक तंवर भी है, एनएस चतुर्वेद भी है डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं कप्तान वाइस कप्तान के लिए। बाकी फाइनल टीम क्या बनेगी उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। वो टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पिच को देखने के बाद बता दूंगा, पिच रिपोर्ट भी आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ जो कमेंट है वहां पर मिल जाएगा, जहां पर आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको बाकी सारे अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। ये वीडियो यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।